इंडिया की मिडिल क्लास की तादाद 30 करोड़ है, इतनी तो अमेरिका की आबादी भी नहीं। ये कहना था साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश का। जॉर्ज बुश जिनको खुद अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और अमेरिका के पढ़े लिखे तबके ये कहते थे कि जॉर्ज बुश कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं, जॉर्ज बुश कोई तारीखी शऊर नहीं रखते, जॉर्ज बुश के अंदर पॉलिटिकल शऊर नहीं है। उसके बावजूद 2006 में जॉर्ज बुश का कहा गया ये जुमला आज की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए बेहतरीन अहाता करता है। आज के फॉरेन ताल्लुकात को समझना हो तो यह जुमला कि इंडिया की मिडिल क्लास की आबादी 30 करोड़ है, इतनी तो अमेरिका की आबादी भी नहीं, समझ आ जाता है कि आज की दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में किसी मुल्क को सिर्फ एक मार्केट के तौर पर लिया जाता है, एक मंडी के तौर पर लिया जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की क्या खिलाफवर्दियाँ हो रही हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की क्या खिलाफवर्दियाँ हो रही हैं, मिनॉरिटीज़ के खिलाफ क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखा जाता। आज तो ये इंडिया की, ये जॉर्ज बुश ने 2006 में कहा था, आज तो इंडिया की मिडिल क्लास की आबादी 42 करोड़ हो चुकी है, इंडिया की मिडिल क्लास। ऐसे में क्या कनाडा जो इंडिया पर ये बररात मोदी गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत में कि कनाडा के अंदर निजर के कत्ल में जो उधर हलाक किया गया खालिस्तानी लीडर को, इनके कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलव्वस हैं। ऐसे में कनाडा क्या इंडिया की इस मार्केट को, इस इतनी बड़ी मार्केट को, 43 करोड़ की मार्केट को, क्या कनाडा के ऐसे मौक़िफ़ से ये मुतासिर होगा? जो कनाडा इंडिया से फ़ायदे उठा रहा है ये मुतासिर नहीं होगा। आज हम रीथिंक विद उमर जावेद में इस कनाडा इंडिया ताल्लुकात के इस केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। इंडिया की मिडिल क्लास जो 43 करोड़ के लगभग है, अगर हम आज के बिल्कुल देखें, लेटेस्ट फिगर्स देखें, 43 करोड़ प्लस है, यानी इतनी दुनिया के ममालिक की आबादी नहीं जितनी इंडिया की मिडिल क्लास है। और ये वो मिडिल क्लास होती है, जब मिडिल क्लास कहा जाता है, ये वो मिडिल क्लास होती है जो वेस्टर्न ममालिक की मल्टीनेशनल्स कंपनी की कंज्यूमर होती है, उनकी चीज़ें खरीदती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करती है, आईटी सेक्टर में जॉब करती है, टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, अप्लायंसेस की ख़रीदार होती है, वेस्टर्न ममालिक के बनने वाले मोबाइल्स की ख़रीदार होती है, एंड्रॉयड्स की ख़रीदार होती है, आईफोन्स की ख़रीदार होती है, जो वेस्टर्न फूड चेन्स है उनकी ये सारफ होते हैं, कंज्यूमर होती है। ये वो मिडिल क्लास होती है, ये वो मंडी होती है, यही वो इंडिया की मार्केट है। कि अगर हम देखें, एक तरफ सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो वहाबियत के झंडे पर चल रहा है, जिसका थियोलॉजी वहाबियत के झंडे पर है, वो नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 2016 में अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड किंग अब्दुल अजीज शाह से नवाजता है, बुलाकर मोदी को ये सबसे बड़ा अवार्ड देता है। वो मोदी जिसके बारे में खुद इंडियंस ये कहते हैं, इंडियंस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये कट्टर इंतहा पसंद और एक मोतसब इंसान है, उस मोदी को वो सऊदी अरब 2016 में अपना हाईएस्ट अवार्ड देता है। उस मोदी को 2018 में फ़लस्तीन में बुलाकर सबसे बड़ा सिविल ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया जाता है। इसी मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ ज़ायद अवार्ड दिया जाता है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का हाईएस्ट अवार्ड है। और फिर इसी मोदी के साथ ईरान जो सऊदी अरब का एक एंटी रहा है, यानी एक शियाइट स्टेट, वो बुलाकर मोदी के साथ एक साइन करती है चाबहार कार्ड 2016 में। और फिर आप देखिए, एक तरफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, और फिर ईरान का मुखालिफ इसराइल, वो जिस तरीके से इंडिया से ताल्लुकात रखता है, माशी स्ट्रेटजिक, खास तौर पर अभी 2022 में जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया, नेतन्याहू ने इंडिया का दौरा किया, उसमें जिस तरीके से इंडिया इसराइल के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की गई। तो ये वो चंद मिसालें हैं जो साबित करती हैं कि आज के दौर में ह्यूमन राइट्स, किसी मुल्क में कोई गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रही हो, मिनॉरिटी राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रही हो,
मीडिया को ख़त्म कर रही हो, दुनिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। दुनिया देखती है बड़ी मंडी कौन सी है, बड़ी मार्केट कौन सी है, और यही इंडिया के साथ अभी केस चल रहा है। मोदी को अवार्ड नहीं मिल रहे, मोदी के साथ माहदे नहीं हो रहे, ये माहदे हो रहे हैं इंडिया के साथ, जो 43 करोड़ मिडिल क्लास की एक मंडी है, एक मार्केट है। अब ये केस रखने का, बात रखने का मकसद ये है, क्या ये सब कुछ कनाडा को नजर नहीं आ रहा? क्या ये सब कुछ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को नजर नहीं आ रहा? हालांकि हम अगर देखें कनाडा और इंडिया के देखें आपस में माशी मामलात को, तो इन दोनों ममालिक की जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी जो आपस में गुड्स की ट्रेड है, वो 12 अरब कैनेडियन डॉलर के लगभग है, यानी 9 अरब यूएस डॉलर के लगभग कनाडा और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड है। 2022 में जो कनाडा में 40% कनाडा से बाहर के स्टूडेंट्स थे वो इंडियंस थे, यानी जो कनाडा से दुनिया भर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आए थे उनमें 2022 के डेटा के मुताबिक 40% इंडियंस थे। इसके अलावा अब आप देखिए 2021 में इंडिया से 89,500 यानी 90,000, 2021 के साल में 90,000 टूरिस्ट इंडिया से गया है, इंडियन टूरिस्ट कनाडा गया है 90,000 की तादाद में, जिसने कनाडा में जाकर 3.5 अरब डॉलर रुपया लगाया टूरिज्म पर, 3.5 अरब डॉलर सिर्फ 2021 में। और इसी तरह जो इंडिया के अंदर चौथा बड़ा मुल्क टूरिज्म का, यानी टूरिज्म से इंडिया जो कमाता है, तो कनाडा ऐसा कंट्री है जहां के शहरी चौथे बड़े मुल्क हैं जो इंडिया में आकर टूरिज्म करते हैं, इंडिया में टूरिस्ट एक्टिविटीज की खातिर आते हैं। कनाडा के अंदर भी देखा जाए तो जो अमेरिका, इंडिया के पूरे ओवरसीज हैं, यानी इंडिया से जो बाहर के ममालिक में लोग रह रहे हैं, चाहे वो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, चाहे वो पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, वो 5% से ज़्यादा हैं, यानी दुनिया भर में 5% से ज़्यादा ओवरसीज कनाडा में रह रहे हैं। तो और ये तो सिर्फ माशी ताल्लुकात हैं, इसके साथ साथ जो कनाडा के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इंडिया के साथ अमेरिका की वजह से, क्योंकि कनाडा अपनी फॉरेन पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर देखता है USA को कि फॉरेन पॉलिसी में क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। इस पॉलिसी में भी ज़रूरी बात है, कनाडा एंटी चाइना ब्लॉक के साथ खड़ा है, तो एंटी चाइना ब्लॉक के साथ खड़े होने का मतलब कि इंडिया की ज़रूरत है एंटी चाइना ब्लॉक को। ये सारे ताल्लुकात देखते हुए, ये सारे मामलात देखते हुए, क्या कनाडा की हुकूमत मौजूदा मौक़िफ़ पर सस्टेन रह पाएगी जो इंडिया पर वो इल्ज़ाम लगा रही है ये खालिस्तानी लीडर की हलाकत का, और क्या ये इस पर एहतजाज बना रहेगा? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर यह बात भी अहम है कि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ माजी की तलखियाँ भी हैं। इसकी एक हालिया मिसाल है 1985 में इंडियन एयरलाइन का एक त्यारा था, वो त्यारा 1985 में कनाडा से उसने उड़ान भरी और वो कनिष्का बम्बिंग इसको कहा जाता है। यह त्यारा तबाह हो गया आयरिश कोस्ट पे, यानी कनाडा से चला था, आयरिश कोस्ट पे तबाह हुआ। इसमें 329 पैसेंजर्स हलाक हुए, जिनमें 280 कनाडा के थे, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के थे ब्रायन मोरलेना ने, इन्होंने राजीव गांधी को कॉल करके कॉन्डोलेंस भी की थी, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि इस जो इंडियन एयरलाइन का त्यारा तबाह हुआ है इसकी कनाडा पूरी तरह तहकीकात कराए। लेकिन कनाडा इसकी मुकम्मल तौर पर तब भी 1985 के इस जो इंडियन एयरलाइन तबाह खालिस्तानियों पर इल्ज़ाम लगा था तबाह होने का, कनाडा की गवर्नमेंट इस पर इंडिया की तवक्कुआत के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकी, लोगों को सजाएं नहीं हुई। यानी खालिस्तान की तंजीम बबर खालसा पर यह इल्ज़ाम लग रहा था कि उसने ये त्यारा तबाह करवाया, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट तब भी कुछ नहीं कर पाई। अब 1985 के इस जो इंडियन एयरलाइन तबाह हुई थी, इस पर फिर जाकर 2010 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने बाकायदा माजरत की थी, अपॉलजी किया था इंडिया से कि हम इस पर अपॉलजी करते हैं कि हमारी कोताही की वजह से ये धमाका हुआ। सही तरीके से 1985 में जब ये एयरलाइन का त्यारा कृष्णा उड़ रहा था, तो अब इसकी सही तरीके से अगर हम जांच करते तो ये बम्बिंग ना होती, या बाद में भी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात के सुधार में 1985 के बाद 3 बड़े इवेंट्स ने अहम किरदार अदा किया। एक तो 9/11 हुआ, 9/11 का वाक़या हुआ,
उसके बाद दुनिया भर में जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ, उसमें कनाडा, इंडिया, अमेरिका ये पूरे हलीफ के तौर पर सामने आए, वेस्टर्न ममालिक। दूसरा अहम जो मुंबई अटैक्स हुए थे इंडिया में 2008 में, मुंबई अटैक्स में जिसमें 150 से ज़्यादा बिल्कुल बेगुनाह अफराद हलाक कर दिए गए थे। उसके बाद जब इंडिया ने एंटी टेररिज्म मेजर्स लिए तो कनाडा बिल्कुल इंडिया के करीब आया, इंडिया के साथ खड़ा रहा। और फिर 2010 में उसके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो दौरा किया था कनाडा का G20 समिट में, यह दौरा बहुत अहम था 2010 में, क्योंकि 1973 के बाद मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कनाडा का दौरा किया था 2010 में। इन 3 अहम इवेंट्स ने अहम किरदार अदा किया था कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में। अब फिर निजर की हलाकत के बाद एक मरतबा कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, ख़राब नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, आज का जो पूरी दुनिया है, आज का जो ये कैपिटलिस्ट ऑर्डर खड़ा हुआ है, ये असूलों की बुनियाद पर नहीं खड़ा हुआ। नज़रियात, प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, मिनॉरिटी राइट्स, वुमेन राइट्स, इन बुनियादों पर नहीं खड़ा हुआ। इन सब जो मैंने आपके सामने इश्यूज रखे, इन सब की अभी मोदी दौर में खिलाफवर्जी की जा रही है इंडिया में। ह्यूमन राइट्स हो, मीडिया की आज़ादी हो, इंडिया को खुद ऑटोक्रेटिक एक इलेक्ट्रिकल ऑटोक्रेसी कहा जा रहा है, ये डेमोक्रेसी भी नहीं कहा जा रहा, खुद वेस्टर्न जो थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से। इसके बावजूद चूँकि इंडिया बड़ी मार्केट है, बड़ी मंडी है, इस वजह से मैंने आपको मिसालें दी, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इसराइल हो, ईरान हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे चाइना हो। अब चाइना के साथ इंडिया की रिफ्ट हर कोई जानता है, ख़ास तौर पर ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना तिब्बत कहता है, अपना साउथ तिब्बत कहता है। इसके बावजूद जो चाइना और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड है वो $135 बिलियन से भी ज़्यादा है, बायलैटरल ट्रेड। तो ये वो अहम हकायक हैं, यानी अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं कि दुनिया, आज की दुनिया बिल्कुल ताजराना मेंटालिटी के साथ सोचती है। आज की रियासतों के हुक्मरान ताजर बनकर देखते हैं कि बड़ी मंडी कौन सी है, ज़्यादा माशी फ़ायदा कहाँ से हो सकता है, ज़्यादा बड़ी दुकान कौन सी है, अपनी दुकानदारी ज़्यादा कहाँ बेची जा सकती है। दुनिया के लिए बाकी मामलात सेकेंडरी हैं कि ह्यूमन राइट्स के हैं, वुमेन राइट्स के हैं, माइनॉरिटी राइट्स के हैं। तो ये देखते हुए हम ये कयास कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि जल्द ही या मुस्तकबल करीब में कनाडा अपने इस स्टैंड से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा, क्योंकि उसको भी अपने इकोनॉमिक, अपने ये जो ताजराना मेंटालिटी है दुनिया भर में हर मुल्क के हुक्मरानों की तरह, वो भी इस पर चलेगा कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी अहम है चाइना के ख़िलाफ़ ब्लॉक बनाने के हवाले से। तो कयास हम कर सकते हैं, अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि कनाडा की इस गवर्नमेंट का ये स्टैंस जो है ये ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगा। ख़ास तौर पर इन हालात में भी जब हम जानते हैं कि जो कनाडा के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इनकी जो पार्टी है हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटों में से सिर्फ 159 सीटें रखती है, और ये इन्हिसार करती है एनडीपी पर, न्यू डेमोक्रेसी पार्टी पर 25 सीटों के लिए, जिसमें एनडीपी में इंडियंस की तादाद, सिखों की तादाद ज़्यादा है, ये उस पर अलाय करती है। तो ये एक सियासी स्टंट भी है एक लिहाज से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का। तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में शायद कनाडा फिर अपने स्टैंड से पीछे हटे और फिर वही इंडिया की मार्केट जो है, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके साथ उसके ताल्लुकात बहाल हो जाएं। तो इस व्लॉग में समझने की कोशिश की हमने कि आज की दुनिया में फॉरेन पॉलिसी डिटरमिन होती है सिर्फ़ और सिर्फ खालिस तौर पर मार्केट को सामने रखकर, ना कि किसी और तरह के राइट्स को सामने रखकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।